जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 30 महत्वपूर्ण विविध प्रश्न है और इन प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे कि फुल एनालिसिस करेंगे। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपके जो प्रतियोगी एग्जाम है या आपके जो बोर्ड एग्जाम है, इससे बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो आपको क्या होगा कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और ये जो न्यूयॉर्क है ये आपको मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क जो है किस द्वीप पर है, तो वो आपको मैनहट्टन द्वीप पर है। तो आइए यहाँ से हम जानते हैं थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या हुआ था कि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 50 थे, और वर्तमान में जो इसमें सदस्य राष्ट्र है वो आपको 193 है, ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न किया जाता है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो आपको 193 है, लेकिन इसके जो संस्थापक सदस्य थे वह केवल आपको 50 थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो है वह कितने हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, ठीक है ना, जिसमें आपको महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें से जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, इस सब का जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में ही, जबकि आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपको नीदरलैंड के द हेग में। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह क्या है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो आपको 6 है। याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कितनी है, तो आपको 6 है। वह भाषाएं कौन कौन है, तो देखिए, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। तो ये जो 6 भाषाएँ हैं, ठीक है ना, वो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएँ हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको क्या होते हैं कि मतलब काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको त्रिगवेली थे, जिनका संबंध नॉर्वे से था, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो थे वो आपको यू थॉन्ट थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो देखो, वर्तमान महासचिव जो है वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है, और एंटोनियो गुतेरेस से पहले क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे वो आपको बान की मून थे, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और एक खास चीज़ और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग है वो आपको सुरक्षा परिषद है, यानी कि सेक्रेटरी काउंसिल है। तो ये जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक जो होते हैं आपको अस्थायी सदस्य, और एक जो होते हैं वो आपको अस्थायी सदस्य, ठीक है ना। तो अस्थायी सदस्य जो है वो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 है, ठीक है ना। वो 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है, तो इसमें आपको अमेरिका है, ठीक है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है, ठीक है ना। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश है, ठीक है। जबकि आपको अस्थायी सदस्य देश जो होते हैं, ठीक है ना, वह आपको कितने होते हैं, 10 होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो होती है वो आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लेटर के अनुसार होते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, तो 1 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको न्यूयॉर्क में। तो 1 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या क्या है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल सदस्यों की जो संख्या थी वो आपको 50 थी, अभी बताया है, ठीक है ना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, 3 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार नहीं रखता है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद में क्या है कि जो आपको अस्थायी सदस्य देश है उसी को वीटो शक्ति दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है। तो इसमें आपको अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रसिया है और चाइना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो वहीं आपका 3 नंबर में ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना, फ्रांस, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है, चीन भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। तो इन तीनों को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है, जबकि आपको जापान जो है, ठीक है ना, इसे वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश नहीं है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको जापान हो जाएगा। चलिए, 4 में
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको महासभा के सलाह पर सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, महासभा और सुरक्षा परिषद। चलिए 5 में, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। तो देखिए ये जो उद्देश्य का है या प्रस्तावना है, इसके प्रारूप को जो बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही क्या था कि ये जो संविधान सभा है इसका गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक की अस्थायी अध्यक्षता जो थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। फिर इसके 2 दिन बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था कि ये जो संविधान सभा है इसने अपना अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में चुना, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया, प्रस्तावना कहा गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। तो वो आपको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 6 में, संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा विकसित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो देखिए ये जो भारतीय संविधान है, ठीक है ना, वो आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। तो जब भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद बनकर तैयार हुआ तो इसे 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। तो वही क्वेश्चन आपका कह रहा है 6ठा नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान द्वारा विकसित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो यह आपको कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको लिखित संविधान है, जो दुनिया के अनेक देशों के संविधान से क्या है, प्रेरित है। चलिए 7 में क्या कह रहा है, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से क्या हुआ था कि आपको हस्ताक्षर हुआ था। तो देखिए कब हुआ था, तो यह देखिए 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए 8 में क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, मृत्यु का अधिकार, आत्महत्या करने का प्रयत्न का अधिकार, सी कह रहा है शिक्षा का अधिकार, डी कह रहा है नियोजन का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है अब आपको एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। और इसकी जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको शिक्षा का अधिकार होगा। और शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह आपको एक मौलिक अधिकार है। चलिए बात करते हैं 9 में। देखिए जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुई थी। ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, बी कह रहा है यूएसए, सी है यूके, डी है भारत। तो देखिए जनहितवाद की अवधारणा जो है वो आपको यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विकसित हुआ था। यानी कि सीधे आप कहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहितवाद जो है इसकी अवधारणा जो थी वो आपको क्या हुई थी, विकसित हुई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो जनहित याचिका है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको अंग्रेजी में हम लोग PIL बोलते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि PIL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बढ़िया से याद रखना है। इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। तो ये जो जनहित याचिका है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो आपको अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत में जनहित याचिका जो है, ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत में जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में। याद रखना है कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी, 1977 में, ठीक है ना। और भारत में जनहित याचिका शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जाता है। किसको जाता है, PN भगवती को, ठीक है ना।
ये जो पीएन भगवती थे ये भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और इनका मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यकाल जो था 1985 से 1986 था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी, 1977 में जनहित याचिका भारत में शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपको पीएन भगवती को जाता है, ठीक है ना। पीएन भगवती कौन थे, तो यह आपको भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, 17वें मुख्य न्यायाधीश, 1985 से 86 इनका कार्यकाल था। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो जनहित याचिका है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो आपको अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी, अमेरिका से, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, यूएसए, ठीक है ना। चलिए अब है आपको 10 में, देखिए 10 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है कि PIL से संबंधित व्यक्ति है न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश आर्यन मिश्र, न्यायाधीश वेंकट चलाया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताएं कि ये जो PIL है इससे संबंधित व्यक्ति जो है वो आपको पीएन भगवती है। कौन है, पीएन भगवती। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 11 में, भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है। तो देखिए भारत के कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो आपको संविधान के उद्देश्य का और साथ साथ आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या होता है, परिलक्षित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह क्या है। तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो आपको अमेरिका से क्या है, प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, प्रेरित है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपको आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इसकी चर्चा जो है वो आपको संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो देखिए तो ये जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की जो बात कही गई है संविधान की उद्देशिका में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ए और सी। चलिए 12 में, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो आपको डॉक्टर सितारमैया थे। कौन थे, डॉक्टर सितारमैया थे। तो आइए यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो डॉक्टर सितारमैया है, ठीक है ना, ये क्या थे कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो आपको वर्ष 1956 में हुआ था। याद रखना है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, वर्ष 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो आपको भोपाल है। और कभी कभी क्या होता है कि इन राज्यों के शहरों के बारे में पूछ लिया जाता है और एनटीपीसी में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है ना, कि किस राज्य का कौन सा शहर सबसे बड़ा है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपको इंदौर है। क्या है, इंदौर है, जो आपको विगत कई वर्षों से लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में नंबर 1 स्थान पर आ रहा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम जो है वो आपको आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी वो आपको शिवराज सिंह चौहान है, जो कि आपको बीजेपी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो आपको 2 से 30 है। वहीं लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो आपको 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 11 है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपको जबलपुर में, जबकि इसके खंडपीठ जो है वो आपको इंदौर में है और ग्वालियर में है। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश जो है भारत के किन किन राज्यों को क्या करती है कि सीमाओं को स्पर्श करती है। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है वह 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को बनाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना। तो इन 5 राज्यों के साथ ये क्या करती है कि अपनी सीमा बनाती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए तो वहीं आपका 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो वो आपको डॉक्टर सितारमैया थे। चलिए 13 में, किस टेनिस स्टार के सम्मान में रिवर्स सिक्का ढाला गया था। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि स्विट्जरलैंड सरकार ने, ठीक है ना, टेनिस स्टार जो थे रोजर फेडरर, उनके सम्मान में क्या क्या था कि एक सिक्का ढाला था, ठीक है ना। तो वहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया था। तो वह आपको रोजर फेडरर के सम्मान में। रोजर फेडरर जो है अभी दुनिया के क्या है कि आपको प्रमुख दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में यह शामिल होते हैं, ठीक है ना। और रोजर फेडरर का जो संबंध है स्विट्जरलैंड से है और रोजर फेडरर के नाम सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का क्या है कि आपको रिकॉर्ड है और ये 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है अब तक जीत चुके हैं। तो टेनिस में क्या है कि आपको जो 3 शख्स है उसको टेनिस का त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसमें आपको क्या है कि
नोवाक जोकोविच जो भी हाल फिलहाल में क्या किए कि फ्रेंच ओपन खिताब जीते हैं, ठीक है ना, रोजर फेडरर और आपको राफेल नडाल। तो देखिए इसे टेनिस का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि टेनिस का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से हो गया, राफेल नडाल का संबंध जो हो गया वो आपको स्पेन से हो गया, नोवाक जोकोविच जो है वो आपको सर्बिया से है, और सेरेना विलियम्सन जो है वो आपको अमेरिका से संबंध रखती है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कर रहा है कि किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा नामक ग्रंथ, ठीक है ना, पुस्तक का विमोचन किया था। तो देखिए यह आपको अमित शाह ने किए थे। कौन किए थे, अमित शाह, ठीक है ना। यानी कि 14 नंबर प्रश्न को एक बार और समझिए, क्या करा है कि किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया था। तो आपको श्री अमित शाह, जो कि अभी केंद्रीय क्या है कि गृह मंत्री है। तो ये जो कर्म योद्धा ग्रंथ है वो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई क्या है कि आपको पुस्तक है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 15 में क्या करा है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सौर मंडल में क्या है कि जो ग्रहों का क्रम है वह सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार कैसे है। तो देखिए नंबर 1 पे जो आते हैं, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है, फिर आपको शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। एक बार और रिकॉल कीजिए कि ये जो ग्रहों का क्रम है सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार वो क्या है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या है, वरुण है। तो देखिए तो आपसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि देखिए कि मंगल और शनि के बीच में पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है कि मंगल और शनि के बीच में पूछा जा रहा है। तो मंगल और शनि के बीच में जो हो जाएगा वो आपको बृहस्पति हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो यह था सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार। अब हम बात करते हैं आकार के अनुसार। कैसे बात करेंगे, आकार के अनुसार। तो देखिए आकार के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है उसमें आपको बृहस्पति है, ठीक है ना, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये जो 4 ग्रह है ये आपको क्या है कि बड़े ग्रह है। फिर इसके बाद जो है पृथ्वी, शुक्र, ठीक है ना, मंगल, बुध, ठीक है ना। तो ये आपको आकार के अनुसार क्या है कि आपको बड़े ग्रहों की सूची थी, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपको बृहस्पति है और जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपको क्या है, बुध है। और आकार के अनुसार हमारा पृथ्वी का जो ग्रहों में क्रम है वो आपको 5वां नंबर है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की, ठीक है ना। क्या कर रहा है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए एथेंस के यानी कि पूर्व के एथेंस के रूप में भारत के जो शहर है मदुरै, उसे जाना जाता है। मदुरै जो है वो आपको तमिलनाडु का क्या है कि एक प्रसिद्ध शहर है जो आपको अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो वहीं 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो वो आपको मदुरै को। चलिए 17 में, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है जो चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो वह है आपको लखनऊ। क्या है, लखनऊ। तो देखिए जो लखनऊ है, ठीक है ना, वो आपको चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या होता है कि जो मखमल के कपड़े होते हैं उस पर क्या होता है कि जो मतलब सफ़ेद धागे होते हैं उससे क्या होता है कि आपको कारीगरी की जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि चिकनकारी कढ़ाई शैली जो है उससे संबंधित कौन सा जगह है तो आपको लखनऊ है। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। देखिए करा कटक और भुवनेश्वर, तो ये आपको जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़, इसे भी जुड़वा शहर कहा जाता है। त्रिशूर और तिरुवला, यह भी आपको जुड़वा शहर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अहमदाबाद और गांधीनगर, ठीक है ना, ये आपको जुड़वा शहर नहीं है। इसके अलावे भी और जुड़वा शहर है, जैसे कि आपको हैदराबाद, सिकंदराबाद, इसे भी आपको जुड़वा शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं 18 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो ये आपको अहमदाबाद और गांधीनगर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की। क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। देखिए करा कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है। तो देखिए इसका जो सामान्य नाम है वो आपको मीथेन गैस है। क्या है, मीथेन गैस है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो आइए यहाँ से थोड़ा सा हम जानते हैं मीथेन के बारे में। तो देखिए मीथेन जो है आपको रंगहीन गैस है, ठीक है ना। इसके अलावा मीथेन जो है वो आपको गंधहीन गैस है। कैसा गैस है, गंधहीन गैस है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का क्या है कि आपको मुख्य घटक है। क्या है, मुख्य घटक है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको मीथेन है। और मीथेन का जो अन्य नाम है, गौर से सुनिएगा, शायद आप पहली बार इसे जानते हो, ठीक है ना। मीथेन का जो अन्य नाम है वो आपको दलदल गैस है। इसके अलावा आपको फायर डैम्प गैस के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। देखिए मीथेन गैस का अन्य नाम दलदल गैस
और आपको फायर डैम्प गैस भी है। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको CH4 होता है और यह एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्या है कि आपको गैस है। तीन चीज़ों को आपको याद रखना है और यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन भी है, ठीक है ना, यानी कि यह कार्बनिक यौगिक है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है, ठीक है ना, आपके ग्रुप डी में बराबर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि मीथेन का जो मोलर द्रव्यमान है, यानी कि अन्य भी तत्वों का पूछा जाता है, ठीक है ना, अन्य भी गैसों का भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो क्या है मीथेन है, इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो आपको 16.04 ग्राम प्रति मोल है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। मीथेन का जो IUPAC नेम है वो आपको मीथेन है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए 20 में, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देखिए, क्रिकेट में यानी कि ये जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले जो पहले भारतीय है वो आपको कौन है? कुलदीप यादव है। कौन है? कुलदीप यादव है, ठीक है ना। तो कुलदीप यादव ने अपने जीवन का पहला हैट्रिक जो लिया था वो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और दूसरा हैट्रिक जो लिए थे वो आपको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 21 में, क्या करा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपको इलाहाबाद स्तंभ, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्रयाग स्तंभ है इसको जो उत्कीर्ण करवाया था वो आपको हरिसेन ने करवाया था। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है इसकी जो लिपि है वो आपको ब्राह्मी है। जबकि भाषा की अगर बात कही जाए तो भाषा जो है इसका, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा, वो आपको संस्कृत भाषा में मुद्रित है, ठीक है ना। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, ठीक है ना, इस पर आपको मतलब 3 शासकों के क्या उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। जैसे आपको अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, जहांगीर हो गया, इन सभी के लेख जो है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति क्या है कि अभिलेख पर मतलब कि मुद्रित है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति मतलब कि स्तंभ लेख है यह आपको पहले कहाँ था? तो यह जो था पहले वो आपको मतलब कौशाम्बी में था। बाद में इसे अकबर के द्वारा कहाँ लाया गया था? तो इलाहाबाद लाया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसे भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि भारतीय अभिलेखों का सरताज किसे कहा जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। तो वहीं आपका 21 नंबर प्रश्न करा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो वो आपको इलाहाबाद स्तंभ। चलिए अब हम बात करते हैं 22 में। देखिए कि 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, गौर से सुनेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करा है कि प्रसिद्ध, ठीक है ना, देखिए क्या करा है कि सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है मुंबई में किस काल अवधि में बनाया गया था? तो यह आपको 1878 से 1888 के बीच में क्या किया गया था कि बनाया गया था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना, कि ये जो विक्टोरिया टर्मिनल है इसका निर्माण जो हुआ था 1878 से 1888 के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं विक्टोरिया टर्मिनल के बारे में। तो देखिए ये जो विक्टोरिया टर्मिनल है, ठीक है ना, इसका नाम जो है यानी कि इसका नामकरण जो किया गया था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर किया गया था, ठीक है ना। और इसके जो वास्तुकार थे, से सुनिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि ये जो विक्टोरिया टर्मिनल है इसके जो वास्तुकार थे वो आपको फ्रेडरिक स्टीवेंस थे। कौन थे? फ्रेडरिक स्टीवेंस जो थे वो आपको विक्टोरिया टर्मिनल के क्या थे? वास्तुकार थे। 1996 में विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया, जबकि 2017 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रख दिया गया, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है, ठीक है ना, इसको क्या हुआ था कि यूनेस्को की विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो वो आपको 2004 में शामिल किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह आपको क्रिस्टीना जॉर्जिया को। तो ये जो क्रिस्टीना जॉर्जिया है ये आपको बुल्गारिया की, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मतलब कि ये जो क्या कहते हैं कि IMF है, ठीक है ना, क्या है कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली यह दूसरी महिला थी, क्रिस्टीना जॉर्जिया। इनसे पहले जो थी वो आपको क्रिस्टीना लागार्ड थी जो कि फ्रांस की थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ था कि आपको क्रिस्टीना जॉर्जिया को क्या किया गया था कि IMF के प्रबंध निदेशक के पद पर चुना गया था। तो वहीं आपका क्या करा कि 23 नंबर प्रश्न कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वह आपको क्रिस्टीना जॉर्जिया की, जिनका संबंध बुल्गारिया से था। और इनसे पहले
IMF की जो पहली महिला प्रबंध निदेशक थी वो आपको क्रिस्टीना लेगार्ड थी, जो कि आपको फ्रांस की थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अब यहाँ से एक बात आती है IMF। तो देखिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था यानी कि इसका जो गठन हुआ था वो आपको 27 दिसंबर 1945 को। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो IMF है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन DC में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। IMF में जो अभी सदस्य राष्ट्र की संख्या है वो आपको 189 है। और ख़ास चीज़, ठीक है ना, कि अभी IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, ठीक है ना, यानी कि IMF की जो अभी क्या है कि मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो आपको भारतीय मूल की एक क्या है कि महिला है जिसका नाम है गीता गोपीनाथ। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या करना है कि मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो 22-23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको C हो जाएगा। चलिए 24 में 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये आपको नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब है आपको 25 नंबर, क्या कर रहा है ध्यान से सुनेंगे। जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों केनेसियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं वो किस देश के थे। तो यह आपको इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि केनिस जो थे यानी कि जॉन मेनार्ड केनिस वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो 25 का सही आंसर D हो जाएगा। चलिए 26 में क्या करा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो ये आपको अस्थि मज्जा है यानी कि बोन मेरो है। क्या है? बोन मेरो है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। और ये जो लाल रक्त कोशिका है, ठीक है ना, इसका जो जीवन काल होता है वो आपको 120 दिन का होता है। कितना का होता है? 120 दिन का होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो लाल रक्त कोशिका है इसकी जो खोज की गई थी वो आपको एंटोनी ल्यूवेन हॉक के द्वारा था। आपके एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि ये जो लाल रक्त कोशिका है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी खोज जो थी वो आपको एंटोनी ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। और ये जो RBC है, ठीक है ना, इस RBC में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन के नाम से। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि RBC में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं तो वो आपको हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। अगर आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो देखिए सुचेता कृपलानी जो है, ठीक है ना, वो आपको उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और यह देश के किसी भी राज्य की मतलब कि मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। तो ये जो सुचेता कृपलानी है इनका जो मुख्यमंत्री पद पर कार्यकाल था वो आपको 1963 से 1967 था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाता है कि देश की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी कौन थी। तो वो आपको सरोजनी नायडू थी। देश की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी। तो वो आपको श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके अच्छा से देख लेना है, ठीक है ना। और एक बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपको प्रतिदिन जो होंगे ऐसे विविध प्रश्न जो होंगे लाइव देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी जिसका नाम था आपको सुचेता कृपलानी। चलिए 28 में जॉर्ज साइमन ओम जिनके समान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है वह किस देश के थे। तो देखिए ओम जो थे वो आपको जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और ओम के नियम की जो खोज हुई थी वो आपको 1827 में। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि ओम का नियम है क्या। तो देखिए ओम का नियम जो है विद्युत धारा और विभवांतर में क्या है कि संबंध को स्थापित करता है। तो कभी कभी इसके व्यंजक को भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि इसके जो क्या होता है कि संबंध है उस संबंध को भी आपको सूत्र के माध्यम से भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए तो ओम के नियम अनुसार क्या होता है कि V बराबर RI होता है, जहाँ पर आपको V जो होते हैं विभवांतर होते हैं, I जो होते हैं वो आपको धारा होते हैं और R जो होते हैं रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ओम के नियम की खोज कब हुई थी? 1827 में, ठीक है ना। और ओम का जो नियम है वो किससे संबंध रखता है? तो आपको विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध से। इसका जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? तो V बराबर RI, जहाँ V जो होते हैं वो आपको विभवांतर, I जो होते हैं धारा और R जो होते हैं प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 29 में क्या कर रहा है ध्यान से सुनेंगे। ज्वारा नृत्य जो धन
का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो देखिए इसकी उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश में हुई, ठीक है ना। तो ये जो ज्वारा नृत्य है वो मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा कब मनाई जाती है? तो जब उनके फसल अच्छे ढंग से कट जाती है, उनकी फसल जब अच्छी होती है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि आपको मतलब कि ज्वारा नृत्य को मनाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि ज्वारा नृत्य का जो संबंध है वो आपको कहाँ से है, तो देखिए ज्वारा नृत्य का संबंध जो है वो आपको मध्य प्रदेश से। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 30 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? एक कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को कर दिया गया था। तो देखिए अब हमारे देश में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वह मात्र अब 12 है। कितनी है? 12 है। तो यह 12 बैंक कौन कौन है आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। तो देखिए ये जो 12 बैंक है अभी मात्र आपको राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी में क्या है कि आपको शामिल है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब हम यहाँ से बात करते हैं किसके बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये हमारे देश में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए हमारे देश में पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपको 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और उस समय क्या हुआ था कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था वो आपको इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के द्वारा ही क्या हुआ था कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और अभी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो कितनी है, तो आपको 12 है। देखिए वो 12 बैंक कौन कौन है एक बार और सुनेंगे। SBI, BOB, ठीक है ना, BOI, BOM यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यूको बैंक। तो यह अभी देश में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।